पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं श्वेता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मछलियों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग और उनसे बचाव। बेर के बागों में फलत की अवस्था पर किए जाने वाले देखरेख एवं प्रबंधन। जायद की सब्जियां जैसे बैंगन, मिर्च, टमाटर की स्वस्थ नर्सरी पौधशाला तैयारी पर जानकारी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय में कुछ कारणों से मछली उत्पादन काफी कम हो जाता है, जिनमें मुख्य रूप से इसमें लगने वाले रोग एक मुख्य कारण है, जिसकी जानकारी अधिकतर मछली पालकों को नहीं होती है, जिसके कारण उनका मछली व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो मछलियों में लगने वाले रोगों के क्या लक्षण हैं और उनका कैसे नियंत्रण किया जाए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हम आपको मिलवा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के डॉक्टर शिव कुमार सिंह से। आप सब लोग जानते हैं कि मत्स्य तालाबों में मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें उसमें रोग इत्यादि लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि मत्स्य पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें जो मुख्य बीमारियां हैं उसमें से एक फफूंद रोग है। ये मछलियों में फफूंद रोग मुख्यतः फंगस द्वारा लगता है। इसमें शुरू में त्वचा में दिखाए सफ़ेद रुई के दागों के समान दिखाई देता है, बाद में ये पंखों, गलफड़ों एवं आँखों पर भी दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए रोगी मछलियों में मेलाकाइट ग्रीन की 5 ml प्रति लीटर के घोल में 15 मिनट तक स्नान कराना पड़ता है। दूसरा रोग है सफ़ेद धब्बा रोग। ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह रोगाणु मछली के त्वचा के भीतर अपने आप को अवस्थित कर लेता है और जल्दी से बढ़ने लगता है, जिससे मछलियों की त्वचा पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। बाद में यह धब्बे गलफड़ों पर भी दिखाई देते हैं। मछली अपने शरीर को तालाबों के किनारे से या पानी में डूबी हुई वस्तुओं से रगड़ती रहती है, जिससे कि उससे परजीवियों से छुटकारा मिल सके। इसलिए इस रोग को खुजली रोग भी कहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए मछली को कई दिन तक क्विनीन के घोल में 50 ml पर लीटर या टाइफोफ्लेविन के घोल में 10 मिलीग्राम पर लीटर के में रखना चाहिए। तीसरा मुख्य रोग है पूंछ व पंखों का सड़ना। यह रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। शुरू में पंख का बाहरी हिस्सा सफ़ेद होने लगता है, धीरे धीरे किनारा और गलने लगता है। पंखों के मुलायम ऊतक गलने पर सड़ने लगते हैं और अंत में पंख गिर जाते हैं। पंखों के गिरने से मछली तैर नहीं पाती, जिसके कारण वो मर जाती है। इस रोग के उपचार के लिए रोगी मछलियों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में
एक जो कि 5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से बनाया जाता है में 1 घंटे तक रखना चाहिए, तथा ऑरोफेक नामक दवाई का 10 मिलीग्राम प्रति किग्रा के हिसाब से खाने में मिला के 5 दिनों तक मछलियों के कृत्रिम भोजन में मिला के देना चाहिए। अगला रोग है फोड़ा रोग। जो मछलियों में फोड़ा जैसा हो जाता है, ये जो है जीवाणुओं के कारण रोग होता है। इस रोग में जीवाणु मछलियों की रक्त शिराओं में एकत्रित होकर बढ़ते रहते हैं। जीवाणु रक्त नलिकाओं की दीवार को फोड़कर मांसपेशियों में आ जाते हैं और शरीर के खुले हुए हिस्सों में फोड़े बनाते हैं। गलफड़ों की रक्त शिराओं को अवरोध करने से मछलियां मरने लगती हैं। इस रोग के उपचार में रोगी मछलियों को एक्रिफ्लेविन के घोल में 10 मिलीग्राम पर लीटर के घोल में 15 मिनट तक रखना चाहिए, तथा मछलियों को खाने में 55 मिलीग्राम प्रति किग्रा प्रतिदिन के हिसाब से क्लोरमफेनिकॉल का नमक दवा देनी चाहिए। अगला मुख्य रोग अल्सर रोग है, जिसको नासूर रोग भी कहते हैं। इस रोग में मछलियों को जीवाणुओं के द्वारा संक्रमण होता है। मछलियों के शरीर पर घाव बन जाते हैं। शुरू में ये एक स्थान पर बाह्य संक्रमण के रूप में होता है और धीरे धीरे शरीर के अंदर तक फैलकर अल्सर का रूप ले लेता है। यह एक खतरनाक बीमारी है और रोगी मछली द्वारा अन्य मछलियों को भी यह बीमारी आराम से लग जाती है और बहुत जल्दी लगती है। जिस तालाब में यह बीमारी हो, उसके पानी को मछलियों के संपर्क में दूसरे तालाब का संपर्क नहीं होना चाहिए। रोग प्रभावित तालाब में चलाए जाने वाले जाले इत्यादि बिना उपचारित किए हुए दूसरे तालाब में नहीं चलाए जाना चाहिए। और इस रोग के बचाव के लिए तालाब में 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर मीटर पानी की दर से अनबुझा चूना छिड़कना चाहिए। बीमारी का पता लगने पर तालाब में 650 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वालमिड नामक दवाई का घोल छिड़कना चाहिए। इस रोग के उपचार के लिए 20 मिलीग्राम क्लोरोटेट्रासाइक्लिन प्रति किलोग्राम भोजन में प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन तक खिलाना चाहिए। तो अगला रोग है मत्स्य, जो ये को आर्गुलस भी कहते हैं। रोग जो कि एक परजीवी द्वारा होता है। मछलियों में विशेषतः प्रजनक तालाबों में मछलियों के शरीर पर अनगिनत मत्स्य जू आर्गुलस पाए जाते हैं तथा त्वचा को नुकसान पहुंचाकर छोटे छोटे घाव बना देते हैं। मछली की बढ़वार कम हो जाती है तथा कभी कभी मछली मर भी जाती है। इस परजीवी से छुटकारा पाने के लिए तालाबों में 0.01% मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से डाइफ्लूबेंजुरान का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए तथा रोगी मछलियों को 3% नमक के घोल में 30 सेकंड तक स्नान कराना चाहिए। बेर की बागवानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के उबड़ खाबड़ भूमियों के अलावा सभी क्षेत्रों पर की जाती है। ये फल इस समय पौधों पर लगे हैं, जिसमें समसामयिक प्रबंधन करना जरूरी है, जिससे कि बेर फल की अधिक उपज मिलने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बरकरार रहे। फलस्वरूप बाजार में इस फल का अच्छा मूल्य मिले। अतः बेर की गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए इस समय क्या क्या देखरेख एवं प्रबंधन उपाय अपनाएं, इसी विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर PN कटियार। किसान भाइयों, आज हम आपको विशेष जानकारी बेर की बागवानी के बारे में बताने जा रहा हूं। किसान भाइयों, इस समय 2-3 चीज़ों का आप अनुभव कर रहे होंगे। पहला कि हमारा बगीचा हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि बेर में बहुत प्रमुख रूप से एक फल वेदक कीड़ा लगता है। जब फल नीचे ज़मीन में पड़े रहते हैं तो इन कीड़ों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और जब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो ये फलों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा बाग को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो भी फल नीचे ड्रॉप किए हुए हों उनको बीन करके उनको बाग से बाहर कर देना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सिंचाई। आप जानते हैं कि पानी के अभाव में फल गिरते हैं, फ्रूट ड्रॉपिंग होती है। पानी के अभाव में फल का आकार छोटा रह जाता है। पानी के अभाव में पाले का प्रभाव
हो जाता है। हर तरह से पानी की एक निश्चित मात्रा बगीचे में बनाए रखना बहुत आवश्यक है। खरपतवार न हो, सिंचाई नियमित हो, बहुत गहरी सिंचाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्की सिंचाई आप समय समय पे करते रहें। तीसरा किसान भाइयों, फल बेधक कीड़ा जो इस स्थिति में जब फल पकने को होता है इसका अटैक शुरू हो जाता है और ये इसकी गुणवत्ता को ख़राब कर देता है। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि अब चूँकि फल परिपक्वता की स्थिति में है, हम किसी रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जो हमारी बायोपेस्टिसाइड हैं, जो हमारे जैविक कीटनाशक हैं, जैसे निम्बसडीन, नीमाजोल, नीम आयल 0.4% 4 मिलीलीटर दवा की दर से कम एक सप्ताह पे 2-3 छिड़काव कर दें। पूरे पेड़ को अच्छी तरीके से भिगो दें। फली बेधक कीड़े की संख्या न बढ़ने पाए, हम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भारी संख्या में ये फल बेधक कीड़े इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, एक और समस्या है। कभी कभी जिस तरह का मौसम इस समय चल रहा है, बदली रहती है, धूप नहीं निकलती है, एक बड़ा प्रमुख रोग है जिसको हम कहते हैं खर्रा रोग। बेर की फसल में जब खर्रा रोग आ जाता है तो ये पाउडर जैसा पत्तियों पे दिखाई देता है, फलों के ऊपर दिखाई देता है। इसके कारण फल नीचे गिरने लगते हैं। इसके बचाव के लिए भी ज़रूरी है कि डाइथेनम 45 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से कम एक सप्ताह पे 2 छिड़काव कर दें, ताकि ये खर्रा रोग से फसल या पौधा या बगीचा प्रभावित ना होने पाए। और यदि आपने इसका डाइथेनम 45 का छिड़काव कर दिया समय से, तो खर्रा रोग नहीं आएगा और फल झड़ने की समस्या कम रहेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। खबर अलवर की हो या बुलंदशहर की, भिलाई, भागलपुर, सतना, इंदौर या धनबाद में घटी घटना, जोधपुर से लेके जौनपुर, आगरा से लेके आरा की हर हलचल भरपूर। हुजूर, आपका शहर, आपकी खबर, आपकी जुबान। समझे? सही समझे? हाँ, news18.com अब हिंदी में। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। देखिए अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, इस समय बहुत सी सब्जी फसलों की खेती करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इस समय मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों की पौध डालने का उपयुक्त समय है, जिसकी तैयारी आप किसान भाई कर रहे होंगे। लेकिन याद रहे कि आप की सब्जी पौध स्वस्थ नहीं होगी तो आप अच्छे उत्पादन एवं लाभ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फसल के उत्पादन पर नर्सरी पौध का सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः मिर्च, टमाटर की स्वस्थ पौध कैसे तैयार की जाए, क्या क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जियालीकोट के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर टीवी सिंह। ये सब्जी पौध उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है जो किसान भाई इसको अपनाएंगे तो उसमें
सब्जी पौध उत्पादन में बहुत अधिक अच्छा लाभ वो कमा सकते हैं। सब्जी पौध उत्पादन के लिए आवश्यक है कि पहले आप स्थान का चुनाव करें कि आपका स्थान कैसा है। उसके लिए पहले नर्सरी बेड तैयार करनी आवश्यक है। नर्सरी बेड तैयार करने के लिए मिट्टी दोमट होनी चाहिए, दोमट बलुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। और नर्सरी की जो क्यारियाँ हैं वो 1 मीटर चौड़ी और लंबाई आवश्यकता अनुसार ले लें और कम से कम 15 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए। तो इस तरीके की क्यारियाँ तैयार करनी चाहिए और क्यारियों के बीच में हल्की नाली बना देनी चाहिए जिससे कि उसमें पानी लगाने में आसानी रहे। पौध गलन पौधशाला की एक भयंकर बीमारी है जो कि मिट्टी में पनपे कवक से होती है। इसकी रोकथाम हेतु भूमि को फार्मल्डिहाइड 25 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर मिट्टी को भिगो दें। बुआई के पूर्व क्यारियों को 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि में कतारों में डालकर उन कतारों में बीज की बुआई करने से जड़ गांठ रोग से सब्जियों की पौधशाला सुरक्षित रहती है। इसमें गोबर की खाद अच्छी तरीके से मिला लें, वर्मी कंपोस्ट रहे तो बहुत ही अच्छा है। और जो नर्सरी की हमें बुआई करनी है, जिस सब्जी की बुआई करनी है, बीज की मात्रा हम ले सकते हैं उसी के हिसाब। सामान्यतः सब्जी लगाने वाले क्षेत्र के 1/80 भाग में पौधशाला को तैयार करते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च की 1 हेक्टेयर रुपाई के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पौध पर्याप्त होती है। अब आइए बात करते हैं उन्नत किस्मों के स्वस्थ बीजों पर। तो विभिन्न प्रकार की सब्जियों के लिए बीजों की प्रजातियां इस प्रकार हैं। से लाइनों में हम बुआई करें इसकी, और बीज का बीजोपचार जरूर कर लें। बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से कर सकते हैं। ये जैव नियंत्रक है। और इसके अलावा अगर रसायन से करना चाहें तो बेविस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज का उपचार कर लें। बीज का उपचार करने के उपरांत ही नर्सरी की क्यारियों में बीज की बुआई करें। हल्की लाइन बनाएं उसमें और लाइनों में बुआई करें। लाइनों में बुआई करने के बाद में उसके ऊपर एक हमें मिश्रण तैयार करना चाहिए जिसमें वर्मी कंपोस्ट मिली हो और थोड़ा बालू मिला हो। उससे नालियों को, उससे जो कतार हैं जिसमें बीज की बुआई की है, उससे ढक दें। और ढकने के बाद में उस पे क्यारियों के ऊपर पुआल हमें लगा देनी चाहिए। पलवार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और उसमें पानी लगाते रहना चाहिए पुआल के ऊपर। जब नर्सरी के पौधे लगभग 6-7 दिन बाद उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और थोड़े थोड़े पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद पलवार हटा देना चाहिए और हटाने के बाद में उसमें पानी लगाते रहना चाहिए। फिर 10-15 दिन बाद उसमें हमको ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर उसकी ड्रेंचिंग करनी चाहिए जिससे कि नर्सरी में पौध गलन का समस्या ना आए। सब्जियों की नर्सरी उत्पादन के लिए ये आवश्यक है कि किसान भाई सब्जी की प्रजाति का चुनाव सोच समझ कर करें। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में दिन के समय आकाश साफ रहने, दिन में धूप खिली रहने से दिन के तापमानों में वृद्धि होने तथा दिन का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने,
लेकिन रात्रि के तापमान कम बने रहने के कारण न्यूनतम तापमान 6.2 से 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने के कारण ठंड का प्रकोप बना रहने, सुबह हवा में नमी 92 से 95% तथा दोपहर के बाद हवा में नमी 40 से 48% के मध्य रहने, हवा 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा आगे आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की सभी अवस्थाओं की फसल में इस सप्ताह कम मृदा नमी की दशा में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। गांठ बनने की अंतिम अवस्था की फसल में अच्छी बढ़वार एवं बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें, जिससे फसल में बालियां एक साथ निकल आएं। ऐसे संभावित मौसम में गेहूं की कुछ किस्मों में खेत में अधिक नमी के कारण पेड़ों की छाया रहने वाली फसल की कुछ प्रजातियों में पीली गेरुई रोग, भूरी गेरुई अथवा काली गेरुई रोग लग सकते हैं। अतः सलाह दी जाती है कि गेहूं की जिस खेत की फसल में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें, उसमें फसल सुरक्षा हेतु 25 ईसी प्रोपिकोनाजोल कवकनाशी की 200 मिलीलीटर मात्रा का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से तुरंत छिड़काव कर दें। यदि आवश्यकता हो तो 10 दिनों के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। नवंबर माह के प्रथम पखवाड़े में बोई गई गेहूं की फसल की कुछ प्रजातियों में बालियां निकल आई हैं तथा कुछ बालियां निकलने की अवस्था में है। फसल की इस अवस्था में ऐसे मौसम में खुला कंडुआ अर्थात लूज स्पॉट रोग भी लग सकता है। ऐसे रोग ग्रसित पौधों की बालियों को कागज की थैली से ढककर पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जलाएं अथवा जमीन में गाड़कर बालियों को नष्ट कर दें। किसान भाई गन्ने की नौलख फसल की कटाई का कार्य इस सप्ताह जारी रखें। कटाई के तुरंत बाद खेत में अधिक मात्रा में रही सूखी पत्तियों को खेत से बाहर कर दें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। बुआई हेतु गन्ने की शीघ्र पकने वाली मुख्य प्रजातियां जैसे कोपंत 84-211, कोशा 84-36, कोशा 88-230, कोशा 96-268, कोपंत 32-20 तथा मध्य देर से पकने वाली कोपंत 97-222, कोपंत 96-219, कोपंत 90-223, कोशा 11-48, को 167 आदि में से बीज की उपलब्धता अनुसार किसी किस्म के प्रमाणित बीज की ही बुआई करें। इस सप्ताह तापमानों में संभावित वृद्धि चना एवं मसूर की फसलों की उचित बढ़वार हेतु अनुकूल रहेंगे। सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। प्याज की तैयार पौध की रोपाई इस सप्ताह भी जारी रखें तथा संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर पहले रोपी गई फसल की हल्की सिंचाई करें तथा ओट आने पर 10 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें। निकाई गुड़ाई कर खरपतवार निकालें। आलू की तैयार फसल की खुदाई जारी रखें। इस सप्ताह भी ठंड का प्रकोप बना रहने के कारण रात्रि के समय सभी प्रकार के पशुओं को अंदर बांधना जारी रखें। अधिक दूध उत्पादन हेतु पशुओं को बरसीम, गन्ने का गोला, सूखा चारा एवं रातिव मिश्रण संतुलित मात्रा में खिलाएं। स्वच्छ पानी पिलाएं। कोई पशु ठंड के कारण अस्वस्थ हो जाए तब नजदीकी पशु चिकित्सक को दिखाकर इलाज करवाएं। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम फिर से हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है कप्तानगंज आजमगढ़ से जानकी प्रसाद ने। आप अपनी गाय में कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा नस्ल सुधार करवाना चाहते हैं, इस पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। कृत्रिम गर्भाधान पशुओं में नस्ल सुधार के लिए एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी कृत्रिम गर्भाधान चल रहा है। मिर्ज़ापुर में कृत्रिम गर्भाधान हमारे 24 अस्पताल, 27 सेंटर और पैरावेट के द्वारा किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान का मेन उद्देश्य पशुओं के नस्ल सुधार से संबंधित है। जैसे कि हमारे जो देसी नस्ल हैं जो कि कम दूध देती हैं,
उनमें अच्छे नस्ल के सांडों से क्रॉस करा के उनके सीमेन या वरी डाल करके हम लोग उनसे जो बछिया उत्पन्न होती है, जो अच्छे नस्ल की होती है, जो आगे चल करके अच्छे दूध देती है, इसका मेन उद्देश्य कृत्रिम का नस्ल सुधार ही है। जैसे देसी गाय है, जो एकदम प्योर देसी गाय जो कि 1 से 2 लीटर दूध देती है, उसमें अच्छे शाही हॉस्टियन फ्रीजियन, जर्सी या साहिवाल के सीमेंट डाल करके हम लोग जो उससे बछिया पाते हैं उनमें 50% उसका कैरेक्टर आता है और माँ का भी कैरेक्टर आ जाता है 50%। उससे जो बछिया होती है वो अगले बियाना में अच्छे दूध देती है। जैसे 2 लीटर की गाय है तो उससे जो बछिया उत्पन्न होगी वो कम से कम 5 लीटर दूध में आ जाती है। अगर हम पूरे प्रदेश में अगर इस तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास 20 लाख गाय हैं और नस्ल सुधार के द्वारा हम हर एक गाय में 2 लीटर बढ़ा लेते हैं दूध, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 करोड़ दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, जिससे कि किसानों की आर्थिक उन्नति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर सर्विस है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स, पैरावेट और पशुधन प्रसार अधिकारी डोर टू डोर जा कर के कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। ये सरकार के द्वारा ये सुविधा दी गई है कि और जिस टाइप से कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमारे जो नस्ल हैं, जैसे देसी नस्ल में हम लोग HF प्योर HF की डालते हैं, और जो HF की जो अच्छी गाय है जिसमें कि ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें हम लोग क्रॉसिंग करके मतलब कि जो HF साहिवाल, HF जर्सी साहिवाल नस्ल के लिए हम लोग सीमेंट डालते हैं, जिससे कि उनके जो बछिया होती हैं वो अच्छे नस्ल की होती हैं। और जो बहुत प्योर ब्रीड की गायें हो जाती हैं उसमें अपना एक हम लोग सांड डेवलप कर लिए हैं, जैसे HF साहिवाल या HF या जर्सी साहिवाल, उसके सीमेंट हम लोग डालते हैं, जिससे कि उनकी बछिया अच्छी होती हैं, वो उस इन्वायरमेंट में या उस वातावरण में ठीक से रह पाती हैं, उनमें बीमारियां कम होती हैं, उनमें रिपीट ब्रीडिंग की केस कम होती हैं। इसलिए हम लोग उनमें प्योर ब्रीड के जो सीमेंट होते हैं वो नहीं डालते, जैसे HF और जर्सी की। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कुछ कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।